नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपने इस YouTube चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कक्षा 12, ठीक है, कक्षा 12 वालों का जो फिजिक्स है उसके प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न के बारे में चर्चा करूँगा जो कि एक ही टॉपिक से पूछा जाता है। वो टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर से पूछे जाने वाले जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं मैं इस वीडियो में एकदम सॉल्यूशन के साथ आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके ट्रांसफार्मर ही टॉपिक से है। तो मैं आपको बता दूं ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा उच्च प्रत्यावर्ती विभव को क्या किया जाता है, निम्न में, और निम्न को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदला जा सकता है। यह इस प्रकार की युक्ति होती है। जैसे उच्च प्रत्यावर्ती विभव को क्या करते हैं, निम्न में बदलते हैं, और निम्न प्रत्यावर्ती को उच्च में बदलने का जो कार्य करता है उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन यही है पूरे टॉपिक का। ट्रांसफार्मर के टॉपिक का सबसे बड़ा और बेहतरीन टॉपिक क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जामिनर यदि पूछेगा, यदि बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है तो आपको सिद्धांत लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है यह किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण। अब आप पूछेंगे सर अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो अन्योन्य प्रेरण होता क्या है कि जब दो कुंडली अगर हो, मान लीजिए ये कुंडली है आपके पास एक हो, ये जैसे मान लीजिए कोई कुंडली है, ठीक है, एक कुंडली ये हो गया और दूसरी कुंडली ये हो गया। यदि इस कुंडली के फ्लक्स में कोई परिवर्तन किया जाए तो इसके कारण इस कुंडली में हलचल होने लगे, यानी कि इस कुंडली के फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए जिसके कारण क्या हो जाए, दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगे, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लगेगी इसमें, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। तो मैंने क्या किया, पहले वाली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया तो हलचल किसमें होने लगा, दूसरी कुंडली में। तो इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 3। देखिए, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप पूछिए कौन सा। तो पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप अप। और दूसरा होता है अपचाई। क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब आप पूछेंगे सर ऊंचाई क्या होता है और अपचाई क्या होता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का काम करता है। और अपचाई क्या होता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। तो ये अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं। एग्जामिनर सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते रहिए ट्रांसफार्मर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ, तो पूरा दिख रहा है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो चैप्टर हम लोग पढ़े प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा में ही आपका आया है क्या, ट्रांसफार्मर। तो हम आपको बता दें कि जो ट्रांसफार्मर है वह प्रत्यावर्ती धारा पर क्या करता है, कार्य करता है, न कि दिष्ट धारा पे। ठीक है, किस पे कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। तो जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है, क्रोड मतलब जो पत्ती जैसा बहुत सारा पटलित क्रोड बनाया जाता है, वो नर्म लोहे का होता है। ठीक है, तो ये पूछा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनाई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो नर्म लोहे की बनाई जाती है। किसकी बनाई होती है बच्चा,
नर्म लोहे की बनाई गई होती है। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सारे क्वेश्चन को आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो छठवें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। दक्षता का मतलब समझाते पहले। दक्षता मतलब होती है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ट्रांसफार्मर वैसे बहुत प्रकार के होते हैं। जो घरों में ट्रांसफार्मर लगते हैं इसकी बात अलग होती है, जो स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर लगते हैं उसकी दक्षता अलग होती है। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करें हम, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो दक्षता होती है, वो 90% से लेकर के 98 यानी 90 से 98% होती है। ये होती है दक्षता। किसकी दक्षता? ट्रांसफार्मर की दक्षता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? तो देखिए बच्चा, ट्रांसफार्मर में क्रोड पटलित क्यों रखा जाता है, जरा बताइए। तो ट्रांसफार्मर में जो नर्म लोहे की क्रोड लगाई जाती है बहुत सारी, वो क्यों लगाई जाती है? तो इसका जवाब सिर्फ इतना सा है बच्चा कि भंवर धारा को कम करने के लिए। अगर क्या है, कहाँ गया जी, हाँ, ये पटलित क्रोड क्यों रखा था? पटलित क्रोड अगर नहीं रखा जाएगा तो उसके बीच में गैपिंग बताएगा, जिसके कारण भंवर धारा की मान बढ़ जाएगी। अब भंवर धारा बढ़ना नहीं चाहिए। भंवर धारा को कम करने के लिए ही क्या की जाती है? जो क्रोड होता है उसको पटलित रखा जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए? जवाब सिर्फ इतना सा है, भंवर धारा को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपके माइंड में जो चल रहा था, मैं आपकी उसको बना के रखा हूं। जस्ट उसके सामने वाला क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्या हानि है? भंवर धारा से क्या हानि है? तो मैं आपको बता दूं कि जो नर्म लोहे की पत्ती है, जो क्रोड है, अगर वह पटलित नहीं रखा जाएगा, यानी एक के ऊपर एक नहीं रखा जाएगा, तो उसके बीच में गैपिंग बताएगा, खाली स्थान बचेगा, जिसमें भंवर धारा का मान बढ़ जाएगा। यदि भंवर धारा का मान बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ट्रांसफार्मर में जब भंवर धारा का मान बढ़ जाता है तो वह गर्म होता है, यानी गर्म होने लगता है और अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है। इसी के कारण भंवर धारा को कम करने के लिए इसको पटलित क्रोड में नर्म लोहे को रखा जाता है और भंवर धारा क्या हानि होती है? ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन एक साथ मैंने डिस्कस कर लिया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वें प्रश्न में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। चलिए अब ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? तो ट्रांसफार्मर में तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो तेल इसलिए डाला जाता है कि ये ट्रांसफार्मर को ठंडा रखे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? देखो इसके बारे में मैंने डिस्कस ही नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं, तो क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? आपको पता ही होगा, हमारे जाने माने चहेते फैराडे नामक वैज्ञानिक थे। कौन था बाबू? फैराडे नामक वैज्ञानिक। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, फैराडे चाचा जी। ठीक है, फैराडे नामक वैज्ञानिक। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक एक थे जो कि ट्रांसफार्मर की खोज उन्होंने की थी। क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। इसमें बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, HZ। ये फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आ रही बात? फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। तो ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है? अब ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा ही चलती है। अब प्रत्यावर्ती धारा का जो क्या कहते हैं आवृत्ति होती है, वो ट्रांसफार्मर की आवृत्ति होती है, तो ये 50 पे ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर की परिणमन अनुपात क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो ये होता है NS बटे NP। NS बटे NP इज इक्वल टू परिणमन। ठीक है, परिणमन अनुपात यही होता है। आप पूछेंगे सर NS और NP क्या लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं N मतलब लपेटों की संख्या यानी फेरों की संख्या। ये यस लिखा है, यस मतलब क्या होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। और NP मतलब प्राथमिक कुंडली, P मतलब प्राइमरी, प्राइमरी को बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तो आप कैसे बताएंगे, बोलेंगे महोदय जी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। समझ में आई बात? तो परिणमन अनुपात किसे कहते हैं? परिणमन अनुपात यदि बताना हो तो आप कहेंगे कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को, अनुपात मतलब ये इसके बटे में है, इसका अनुपात कहलाएगा। तो अनुपात को क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात कहते हैं या कहा जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने भी रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है? ये भी तो डिस्कस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी के लिए होता है यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है, तो डीसी के लिए क्यों नहीं होता है? ये भी डिस्कस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि डीसी की जो आवृत्ति होती है यानी कि जो डीसी की आवृत्ति होती है वो क्या होती है बाबू? 0 होती है। ठीक है, डीसी की जो आवृत्ति होती है कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में नहीं किया जाता है। समझ में आई बात? एक बार और बताता हूं मैं, थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको और डीपली में चल दे तो आप इतना कह सकते हैं डीसी की आवृत्ति 0 होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं इसलिए नहीं होता क्योंकि डीसी क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, यानी कोई किसी प्रकार का परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी के लिए या डीसी में नहीं किया जाता है। अब इससे अलग कोई भी सवाल अब आपको नहीं फंसेगा। यदि आपको लगता है कि सर इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहा है ट्रांसफार्मर से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ आपके कमेंट में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर के अब आपके 24 फरवरी यानी जब तक की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती है, शुरू होकर खत्म ना हो जाए, तब तक मैं आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ बच्चों, कक्षा 10 और 12 दोनों के छात्रों से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मिल सके। और साथ ही साथ मैं अनसॉल्व पेपर से भी क्वेश्चन को पुटअप करता हूँ और उसको सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।